गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। क्लास 9 साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस मुझे यहाँ पे अपलोड करनी होंगी ग्रेविटेशन की, और आपका पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँगा। अच्छा, ग्रेविटेशन में दो पोर्शन आते हैं, एक तो ग्रेविटेशन का आता है और एक फ्लोटेशन का आता है। तो आपको तो पता है इस बार पेंडेमिक के चलते CBSE ने जो फ्लोटेशन वाला पोर्शन है उसको हटा दिया, तो केवल ग्रेविटेशन वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन में कुछ नहीं पता था। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आ चुके थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों आ चुके थे। अब कहा जाता है कि एक बार आइजैक न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, एक एप्पल ट्री था और एप्पल ट्री से एक एप्पल टूट करके उनकी तरफ गिरा, और बस वहीं उनके दिमाग में ख्याल आया, उनके दिल में एक ख्याल आया कि भाई ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ क्यों गिरा। नीचे की तरफ गिरा मतलब अर्थ की तरफ क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, साइड में क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, ये अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा। और जैसे ही उनके दिमाग में ये सवाल आया तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूटन जी ने इस ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स बताई। उन्होंने कहा कि जैसे एप्पल अर्थ की तरफ गिरा, मतलब एप्पल और अर्थ में कनेक्शन होना चाहिए। एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है, और अपने फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था कि कोई भी मोशन या किसी भी एक्सेलरेशन के लिए एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अर्थ ने एप्पल के ऊपर एक फ़ोर्स लगाया होगा जिससे एप्पल अर्थ की तरफ खिंच गया होगा। फिर उन्होंने बताया कि क्या कोई ऐसा फोर्स अर्थ और मून के बीच में भी है। भाई मून भी अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, और जब मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो क्या मून और अर्थ के बीच में कोई कनेक्शन है। इसको कंपैरिजन किया गया, एक ऑब्जेक्ट से एक पत्थर वत्थर कोई लिया और उसको किसी डोरी में बांध लिया, उस पत्थर को डोरी में बांधा और सेंटर के चारों तरफ उसको रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। जब उसको रोटेट कराया तो घूमने लगा, भाई इस साइड में घूम रहा है। अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी कि फ्री फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है भाई F=ma, तो एक्सेलरेशन भी है, ऑब्जेक्ट का मास भी है, तो एक फ़ोर्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ करता है, और इस फोर्स का नाम होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ़ोर्स हमेशा काम करता है। इनफैक्ट यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। अगर ये फोर्स ना हो, सोचो क्या होगा। अगर किसी इंस्टेंट पर ये डोरी कट जाए, ये डोरी टूट जाए, तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट इस टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट फिर नहीं घूमेगा। फिर क्यों घूमेगा, तुम सोच के देखो। अगर तुम एक पतंग काटने के लिए वो मांझे में एक पत्थर को बांध करके घुमाते हो, फिर छोड़ देते हो, तो छोड़ने का मतलब ये कनेक्शन ख़त्म हो गया ना, डोरी वाला। और जैसे ही ये कनेक्शन ख़त्म हुआ तो ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ये इस स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, फिर घूम नहीं पाता, फिर वो ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं, फिर वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मून भी तो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो मून के ऊपर भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये अर्थ है, ये मून है, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। रोटेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रोटेशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कौन सा फोर्स, जो सेंटर की तरफ काम करता है। सेंटर की तरफ काम करने वाले फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स वही है जिसकी वजह से अर्थ और मून आपस में कनेक्ट है। इनफैक्ट अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, अगर ये कनेक्शन दोनों के बीच में ना होता, तो ये जो हमारे पास में मून है वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता, फिर वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट नहीं करता, है ना। ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया फिर उन्होंने कि भाई जब अर्थ और मून के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, तो जो हमारे पास में सन है, सन और प्लैनेट्स के बीच में भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता होगा। भाई प्लैनेट्स भी तो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं।
जब प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करेंगे तो भैया उनके पास भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो प्लैनेट सन के साथ कनेक्ट होंगे, और सन के साथ कनेक्ट होंगे तो वो चारों तरफ उसके रोटेट कर रहे हैं। अगर ये सेंट्रीपिटल ना फोर्स होता, सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, तो प्लैनेट भी चारों तरफ बिखर जाते, इस यूनिवर्स में सारे प्लैनेट बिखर जाते। बट ये सब के सब जुड़े हुए हैं सन के साथ। इसका मतलब सन और इन प्लैनेट्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर न्यूटन ने बताया कि इसका मतलब इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। केवल एप्पल को अर्थ ने ही अट्रैक्ट नहीं किया, अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती है, अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, और इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि देखो, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से मून चारों तरफ रोटेट कर रहा है। सन ने प्लैनेट्स को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो सवाल ये था कि क्या एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया? तो यार ये तो तुमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि अगर अर्थ इस एप्पल के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो एप्पल भी अर्थ की तरफ एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि अर्थ इस एप्पल को अपनी तरफ खींचेगी, तो जो एप्पल है वो भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन हमें ये चीज़ फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एस्केलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एस्केलरेशन होगा, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा एस्केलरेशन होगा। तो भाई एप्पल का मास तो बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चलो। अर्थ का मास तो, एप्पल का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है अर्थ के कंपैरिजन में। और जब इस एप्पल का मास नेग्लिजिबल है तो उसका एस्केलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मास को बहुत कम कर दो, मास को बहुत कम करोगे तो क्या होगा? एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एप्पल का एस्केलेशन बहुत ज़्यादा होता है और अर्थ का एस्केलरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। भैया उसका मास इतना ज़्यादा है तो एस्केलेशन कहाँ से आया? तो अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से वो हमें फील नहीं होता कि वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन एप्पल का एस्केलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें फील होता है, बहुत अच्छे से फील होता है कि वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के तुमने क्या क्या चीज़ जानी? तुमने जाना कि न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिरा। लोग कहते हैं कि यार वो एप्पल की जगह कुछ और गिर जाता तो हमें ये सब पढ़ना ना पड़ता। तो भाई सबकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सबकी इंपॉर्टेंस हम लोग अभी जानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एप्पल एक न्यूटन के ऊपर गिरा, मतलब अर्थ के ऊपर गिरा। तो न्यूटन ने अंदाज़ा लगाया कि इस अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा। क्या ये वही फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? ये सवाल आते ही उन्होंने फिर इसके ऊपर थोड़ा काम किया। उन्होंने कहा भाई ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट करेगा, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? मून तो ऐसे भी जा सकता है, चलना ही तो है, इधर चला जाए उधर चला जाए, अर्थ के चारों तरफ ही क्यों? इसका मतलब अर्थ से जुड़ा है, किसी न किसी फोर्स से जुड़ा है। कौन सा फोर्स था? सेंट्रीपिटल फोर्स। उन्होंने कहा सन के चारों तरफ प्लैनेट भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लैनेट भी सन से जुड़े होंगे। अगर ये ना जुड़े होते तो क्या होता है? प्लैनेट भी सभी इधर उधर चले जाते। बट सन से जुड़े हैं इसलिए सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुई होगी, लेकिन हमें पता नहीं चला। रीज़न क्या था? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा था। मास बहुत ज़्यादा था तो न्यूटन के सेकंड लॉ से एस्केलेशन बहुत कम हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस तरह से न्यूटन ने बताया कि भाई केवल एप्पल ही अर्थ ही एप्पल को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि इस यूनिवर्स में, अब हमने यार यूनिवर्स की बात कर ली, हमने सन की बात कर ली, प्लैनेट की बात कर ली, मून की बात कर ली, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से न्यूटन ने एक लॉ दिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल लॉ? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है, इसीलिए आप इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हो। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि भाई ये अर्थ है, ये कोई और ऑब्जेक्ट है, या अगर इस यूनिवर्स की बात करें तो ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं।
इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक। अलग अलग मास के हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r के इक्वल है। r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। तुम चाहो तो इसको d ले सकते हो, NCERT में d दिया हुआ है, तो चलिए इसको d ले लेते हैं। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object, है ना, every other object. This attraction force is directly proportional to product of masses of the object and inversely proportional to square of distance बिटवीन देम। ये तुम्हारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और इन्वर्स प्रोपोर्शन में है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स लिखूं तो F डायरेक्ट प्रपोर्शन में है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2। इस कंडीशन के हिसाब से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है, तो d के स्क्वायर के इन्वर्स प्रपोर्शन में हो गया। अब आपने एक काम किया, दोनों को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने का तरीका क्या है कि भैया लेफ्ट हैंड वाली टर्म लिखो, प्रपोर्शन लगाओ और m1 m2 और 1/d² की मल्टीप्लाई कर दो, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। ये तुम्हारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक बात आती है कि इस प्रपोर्शन के मार्क को तुम जब भी इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो, प्रपोर्शन के मार्क को जब भी इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ पर तुमने कांस्टेंट लिया F इक्वल टू, प्रपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट किया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एंड द कांस्टेंट इज g। भाई ग्रेविटेशन की बात चल रही है तो g ले लो, g m1 m2/d²। दिस इज द formula for gravitational force, this is the formula for attraction force between two objects in this universe, F equal to g m1 m2/d²। ये तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ। अब बात आती है भाई इस g की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलग से where g is a constant called universal gravitational constant, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। ये तुम्हारा इस फॉर्मूले का हो गया। चलो इसको नोट करो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। ये तुम्हारा हुआ F इक्वल टू g m1 m2/r²। ओके, मिटा दें, चलें भाई आगे। जी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हारा क्लियर हो गया, तो चलिए जी के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले भाई जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ कांस्टेंट इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। कहने का मतलब हुआ कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही यूनिट होगी ऑल ओवर द यूनिवर्स, यही वैल्यू होगी ऑल ओवर द यूनिवर्स। तुम मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इस जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये यूनिट आई कहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो F का फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो G की वैल्यू निकालो Fr स्क्वायर अपॉन m1m2। भाई आर स्क्वायर इधर चला गया, m1m2 इधर चला गया, डिवाइड में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो Fr स्क्वायर अपॉन Gm1m2। अगर तुम्हें G की यूनिट निकालनी है तो तुम इन सब की यूनिट रखो। देखो F का मतलब फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, R का मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, m1 का मतलब kg, m2 का मतलब kg, भाई मास है तो यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट आ गई। तीसरी बात तुमसे अगर इस जी की डेफिनीशन पूछ ली जाए, समझे, अगर इस जी की डेफिनीशन पूछ ली जाए तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करो, तुम लिखोगे इफ़ r इक्वल टू 1 मीटर, m1 और m2 इक्वल टू 1 kg। सोचो अगर r इक्वल टू 1 मीटर कर दोगे, m1 m2 इक्वल टू 1 kg कर दोगे तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इक्वल टू हो जाएगा f इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1 दैट इज़ f। तो g इक्वल टू f means this gravitational constant is equal to gravitational force. This gravitational constant is equal to gravitational force when two objects of mass 1 kg are separated by a distance of 1 meter, है ना। अगर तुम ये दो ऑब्जेक्ट 1 kg के ले लो, 1 kg के ले लो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर कर दो, तो ये बताओ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के बराबर। मतलब कि G इक्वल टू F, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg। जब ये दोनों कितने के हैं, 1 kg मास के हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, देन G इज़ इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं G इज़ इक्वल टू F, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg ईच and are separated by a distance of 1 मीटर। तो बच्चों ये तुम्हारा पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आज इसके 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। इसके न्यूमेरिकल बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस तुम्हें उसमें करने के लिए मिलेगी, और कैलकुलेशंस अगर अच्छी करनी है तो तुम्हें ये न्यूमेरिकल भाई करने पड़ेंगे, तुम्हारी मजबूरी है। जल्दी से इसको कंप्लीट करो। हाँ बच्चों, नोट कर लिया। अब एक न्यूमेरिकल देखो हमारे पास, फाइंड द फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। तो जो ऑब्जेक्ट है भाई वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे करके। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, तो इसको लिख दो भाई ऑब्जेक्ट और इसको लिख दो अर्थ, राइट। ऑब्जेक्ट का मास m1 2 kg, अर्थ का मास m2
6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये तुम्हें गिवन है। अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। अब एक बात बताओ, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अच्छा, डिस्टेंस जो लेते हैं वो सेंटर टू सेंटर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? अब इस अर्थ की रेडियस इतनी बड़ी है कि उसके सामने ऑब्जेक्ट की रेडियस तो नेग्लिजिबल है। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की रेडियस ख़त्म कर देते हैं, उसको नेग्लिजिबल सोच के हटा दो और केवल अर्थ की रेडियस कंसीडर कर लो। तो मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है। और अर्थ की रेडियस तुम्हें गिवन है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है डी तुमने कितनी ले ली? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जी की वैल्यू तुम्हें पता है हमेशा फिक्स है। अच्छा, जी की वैल्यू को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 ले लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, लगाओ फोर्स का फॉर्मूला। बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है यार, फिर भी नहीं होते, कैलकुलेशन बहुत सारी हो जाती हैं। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डी लिखा था हमने, अपॉन डी स्क्वायर। बच्चों जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये फिक्स है। दी गई एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई तो तुम्हें खुद लेनी होगी। m1 कितना है 2 kg, m2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हुआ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। राइट, इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखो 6.7 और 6 2 जा 12, 10 की पावर तुम्हें पता है ना, बेस सेम है 10 और 10 तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो -11 प्लस 24। 6.4 का स्क्वायर 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, दो बार मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो गया भाई 12 7 जा 84, 8 72 और 8 80, 80.4 इंटू 10 की पावर 13 अपॉन, इधर 6.4 का भी स्क्वायर करके देख लो, 40.96 इंटू 10 की पावर 12। इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल है। अच्छा, पॉइंट के बाद तुम लास्ट में कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने एक काम किया, इस पॉइंट से पॉइंट को कर दिया कैंसिल, और ये हो गया तुम्हारा, इसकी वैल्यू आएगी शायद 1.9 के करीब आएगी, तो 1.9 क्योंकि 42 जा 80 तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो 1.9 10 की पावर। अब ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो डिवाइड हो रहा है, तो एक काम करो 13 माइनस 12 कर दो। जब बेस सेम है मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस कर देते हो, जब डिवाइड कर दो तो माइनस कर देते हो, तो आंसर आ गया 1.9 इंटू 10 मतलब 19 न्यूटन। इसका आंसर आ गया 19 न्यूटन, और ये तुम्हारा फोर्स की वैल्यू आ गई है ना। तो फोर्स कितना आ गया 19 न्यूटन। एग्जैक्टली इसको करोगे तो ये 1.95 आएगा, और इसको आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 19.5 न्यूटन। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराता हूँ तुम्हें, इसे कंप्लीट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे पास है, फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। फोर्स मतलब वही अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है। अर्थ का मास तुम्हें गिवन है, सन का मास तुम्हें गिवन है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है। बहुत आसान है, सारी चीज़ें तो गिवन है तुम्हें, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, F = GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए देखिए, जी की वैल्यू तुम लोग जान चुके हो अच्छे से, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। M1 अर्थ का मास रख दो 6 इंटू 10 की पावर 24। M2 सन का मास रख दो 2 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन आर का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, ये और अच्छी कैलकुलेशन है। 6 2 जा 12, तो 6.7 इंटू 12, देन 10 की पावर, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो बेस सेम है, सबके मल्टीप्लाई में है, तो सबकी पावर को ऐड कर दो, तो 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, और ये हो गया 10 की पावर 22। राइट,
तो ये हो गया 12 7 जा 84 कैरी 8, 12 6 जा 72 और 8 80 और 10 की पावर हो गया भाई 24 और 30 कितना हो गया 54 में से 11 हटाओ तो ये बचेगा तुम्हारा 43 है ना 43 और 43 अपॉन 2.25 इंटू 10 की पावर 22। एक ज़ीरो बढ़ा दो, यहाँ पे मैंने पहले बताया था पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं। 8040 को डिवाइड करो 225 से। 22 का टेबल आता है हमें तो 22 3 जा 66 हो गए, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 14 में से 5 गया 9, 9 में 7 गया 2, 7 में 6 गया 1, 0 लगा दी मैंने। 22 का टेबल करो 129 में तो 5 जा 110, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, बस तो ख़त्म। पॉइंट लगाओगे एक ज़ीरो आ जाएगा और ये 6 जा चला जाएगा, 22 6 जा 132 हो गए और 22 7 जा हो गया 35.7। तो ये आंसर आया तुम्हारा 35.7 इंटू, और देखो ये इस बार डिवाइड कर रहा है तो 10 की पावर माइनस करो 43 माइनस 22 तो ये आया 35.7 इंटू, और माइनस करके आएगा 10 की पावर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 22 न्यूटन। अच्छा देखो मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा यार कि ये जो है ना ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कब बनता है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो मतलब तुम्हें 3.57 चाहिए है ना। तुम्हारी बुक में जो आंसर मिलेगा वो 3.57 मिलेगा। बच्चों को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, उन्हें नहीं समझ में आता कि 10 की पावर को कैसे चेंज करें जब यहाँ पॉइंट को थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाना हो। इधर खिसकाओगे तो क्या होगा, इधर खिसकाओगे तो क्या होगा, 10 की पावर में किस तरह से चेंज आएगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, मुझे यहाँ पे बनाना है 3.57, तो 3.57 कब बनेगा? जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा। सीधी सी बात है, 10 से डिवाइड करोगे 3.57 बन जाएगा। अब यार 3.57, अब मैं 10 से ऐसे तो डिवाइड करूँगा नहीं, मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 10 की पावर 21 पहले से मेरे पास है, तो 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया 3.57 और 10 से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया 10 की पावर 22 न्यूटन। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो होगा 3.57 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। तो चलिए दो न्यूमेरिकल हो गए, तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करो, कल या परसों में एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए।